हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, सामाजिक आधार। इस सामाजिक आधार के मैं दो पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, और दोनों पार्टों में इन सबको पढ़ाऊंगा। यानी पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाजशास्त्र किसे कहते हैं और सामाजिकरण किसे कहते हैं। ये पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा। दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन और संस्कृति। ये मैं दोस्तों दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। अब दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना कि इनमें से आपको कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। जब हम सीटेट में बैठते हैं तो सामाजिकरण से हर बार एक क्वेश्चन आता है, स्तरीकरण से यूपी टेट और सुपर टेट में हर बार आता है, गतिशीलता से हर बार आता है। यानी इस वाले पार्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इस वाले पार्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कभी कभी समाज का अर्थ पूछ लेता है, समाज वाली पुस्तक पूछ लेता है, समाजशास्त्र के जनक पूछ लेता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक पूछ लेता है। तो एक पहले वीडियो में ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरी वीडियो में ये पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक आधार होता है जो मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। एक दर्शन का पार्ट होता है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दिया मैंने, अब और पढ़ाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस वाली वीडियो से। इसके 2 पार्ट बनेंगे दोस्तों, दोनों पार्टों को आराम से देखना। कंपलसरी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समाज, समुदाय, समाजशास्त्र और सामाजिकरण। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम स्तरीकरण, गतिशीलता, परिवर्तन और संस्कृति। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करते हैं समाज से। देखो दोस्तों, यूपी टेट में कई बार इसका अर्थ पूछा गया, समाज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समाज समझना मैं लिख रहा हूं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जिसमें व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया होना आवास है तथा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का आभास होना चाहिए। तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों में मैं की भावना पाई जाती है। मैं की भावना पाई जाती है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। जिसके मध्य यानी उन दोनों व्यक्तियों के मध्य यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया यानी विचारों का आदान प्रदान होना कंपलसरी है, और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का आभास भी होना चाहिए, क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों में किसकी भावना पाई जाती है, मैं की। ठीक है दोस्तों, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं।
जिसमें मैं की भावना पाई जाती है, जिसमें अंतःक्रिया का होना कंपलसरी हो और जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आवास होना कंपलसरी है, उसे क्या कहते हैं, हम समाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर वो पूछे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। समाज में अंतःक्रिया होना कंपलसरी, जी हाँ होना कंपलसरी। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आवास होना कंपलसरी, जी हाँ कंपलसरी। अब देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले दिए मैकाइवर एंड पेज ने। ये कई बार पूछी गई है। इन्होंने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है रेमंड ने समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जॉन डीवी की आती है विद्यालय समाज का लघु रूप है। दूसरी जॉन डीवी की विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। तीसरी जॉन डीवी की विद्यालय समाज की कार्यशाला है। यानी ये तीनों दोस्तों किसकी हैं, जॉन डीवी की। रेमंड की कई बार पूछी गई, सर 68,500 का जो सुपरटेट हुआ उसमें ये पूछी गई है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना, ये किसने कहा, रेमंड ने। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी इनमें से एक डेफिनेशन आपको कंपलसरी मिलती है यूपी टेट या सुपर टेट में। अब सी टेट में ये पूछता है कि समाज किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसके मध्य अंतःक्रिया होना कंपलसरी है, जिसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का आभास हो, और समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें किसकी भावना पाई जाती है, मैं की भावना पाई जाती है। मैं की भावना कैसे, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं समाज का मुखिया बनूं, कि मैं बनूं, कि मैं बनूं, कि मैं बनूं, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति अपने आप को किसी एक से दूसरे से कम नहीं समझता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें से आपको एक कंपलसरी मिलेगी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा पुस्तक है। अब देखो, सबसे पहले पुस्तक आती है समाज से संबंधित समाज, यानी सोसाइटी। ये किसके, मैकाइवर एंड पेज की। ठीक है दोस्तों, दूसरी आती है
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये किसकी है? जॉन डीवी की। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये आती है हार्वर्ड स्पेंसर की। इनमें से आपको एक मिल सकती है सुपर टेट में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है नोट डाल के। ठीक है दोस्तों, देखो अगर उसने पूछा पहला, समाज की सबसे छोटी इकाई, ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो परिवार जो है वो समाज ही तो है, क्योंकि दो या दो से यानी दो से अधिक या दो व्यक्ति जो रह रहे हैं उसको नाम क्या दिया गया? समाज। लेकिन जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो समाज होगा, लेकिन उसकी एक कड़ी जो होगी व्यक्ति, वो समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो एक ऑप्शन में परिवार आता है, एक में आता है व्यक्ति। तो बहुत से स्टूडेंट उसको परिवार लगा देते हैं, जबकि राइट आंसर क्या है? व्यक्ति। एक और है, एक और पुस्तक है, एक और लिख दो, भारतीय समाज। ये है डॉक्टर श्रीनिवासन की। ये किसकी? डॉक्टर श्रीनिवास की। ये कई बार पूछी गई। अगर उसने पूछा समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। दूसरा, समाज की पहली संस्था, ये है परिवार। तीसरा, समाज शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। समाज शिक्षा का कैसा साधन है? अनौपचारिक साधन। अब समझना, अगर उसने पूछा कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति होती है। समाज की पहली संस्था क्या होती है? परिवार होती है। समाज शिक्षा का कैसा साधन? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक? अनौपचारिक है। औपचारिक कौन सा होता है? विद्यालय होता है। निरौपचारिक होता है डिस्टेंस एजुकेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये है समाज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम समुदाय के। नोट कर लो इनको, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें पूरे समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति लगा देना, समाज की पहली संस्था परिवार लगा देना, समाज कैसा साधन है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं समुदाय। देखो, समुदाय को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, कम और मीनिस। ठीक है, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है एक साथ सेवा करना। अब समुदाय किसे कहते हैं? समझना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के
समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, और जिसमें किसकी भावना पाई जाती है? हम की भावना। यानी जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, दो से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य हो, एक ही उद्देश्य हो, और सब एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हो। जो भी उस समुदाय में कार्य होगा सबकी रजामंदगी के आधार पर होगा, यानी सब निर्णय लेंगे तब जाके वो कार्य होगा। वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यानी जिस समुदाय के लक्ष्य एक होते हैं, या जिस समुदाय का उद्देश्य एक होता है, जिस समुदाय के सब कुछ एक होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा समुदाय कहलाता है। इसको कम्युनिटी बोलते हैं। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर कम प्लस मीनस। इसका शाब्दिक अर्थ एक साथ सेवा करना। यानी जो कोई भी कार्य करेंगे वो एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, वो क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। नोट कर लो आप इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों समाजशास्त्र। देखो, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है सोशियोलॉजी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। यानी समाज और यानी अध्ययन या विज्ञान। समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब इसके जनक लिख दे रहा हूं। अगस्त कॉम्टे। कौन सी ईयर में आया था ये? इधर लिख दे रहा हूं 1837। अब समझना, अगर उसने पूछा कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्टे है। एक और लिख दे रहा हूं, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। ये कई बार इनसे आपको एक मिलेगा। अगर शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक पूछे तो आपको लगाना जॉर्ज पेन है।
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है सुपरटेट में। अगर उसने पूछे कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्टे कब आया, 1837 में। अगर उसने पूछा कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको लगाना है जॉर्ज पेने। ये तो यहाँ तक जनक की बात होगी। अब उसने पूछा कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, किसका विज्ञान, तो समाजशास्त्र तो इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, सोशियो प्लस लॉजी, यानी सोशियो किसे बोलते हैं, समाज, लॉजी मानी अध्ययन, यानी ऐसा अध्ययन यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगस्त कॉम्टे ने। समाजशास्त्र को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया, जॉर्ज पेने ने। ठीक है दोस्तों, अभी और आगे आप इसको नोट कर लिया, अभी लिखते हैं। साफ कर दें, आगे चलते हैं। देखो, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने 1837 में किया। जिसमें बताया कि समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को समाज के रीति रिवाज परंपराएं, आदर्श व मूल्य आदि को सिखाया जाता है और समाज को प्रगतिशील बनाया जाता है। यानी अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का प्रयोग किस ईयर में किया, 1837 में। किसने किया, अगस्त कॉम्टे ने। अब समाजशास्त्र लाया क्यों गया था, समाजशास्त्र इस वजह से लाया गया क्योंकि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी पुरुष, जितने भी महिलाएं, जितने भी बच्चे रहते हैं, जितने भी बुजुर्ग रहते हैं, उन सबको समाज के रीति रिवाज सिखाना, कायदे कानून सिखाना कि कौन सा समाज में आपको कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, समाज को आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, ये सब उन्होंने कार्य किस में सिखाया, समाजशास्त्र में सिखाया। इस वजह से समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान, समाज का अध्ययन कहते हैं।
यानी समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन करके समाज के अनुरूप छात्रों को या व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। किसमें? समाज शास्त्र में कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आती है इमाइल दुर्खिम की। ये इंपोर्टेंट है, इन्होंने कहा है समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ये 1 से 2 बार पूछी गई यूपी टेट में कि इमाइल दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद किसका विज्ञान है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का, यानी समाज में जितने भी रीति रिवाज कायदे कानून होते हैं उन सबको व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उनको फॉलो करता है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी एक ही डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसमें समाज के प्रकार बताए गए हैं। ऐसे लिखो, समाज के प्रकार। ठीक है, यानी समाज शास्त्र में समाज के प्रकार कितने बताए गए? 2 बताए गए। 2 प्रकार का समाज होता है। एक होता है बंद समाज, एक होता है मुक्त समाज। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मृत समाज, जीवित समाज। यहां से कंपलसरी आपको यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। उन दोनों सुपर टेट जो 2 बार हुआ है उनमें से एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 68 और 500 में बंद समाज थे। अब देखो कैसे कैसे कहते हैं। देखो पहला डालते हैं हम बंद समाज। इसका दूसरा नाम क्या? मृत समाज। यानी इस समाज में रहने वाले व्यक्ति प्राचीन परंपराओं और रूढ़बद्ध धारणाओं से ग्रसित होते हैं। वह अपने समाज में कोई नवीन परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वह
अपने समाज में प्राचीन से चली आ रही मान्यताओं और परंपराओं में खुश रहते हैं। मान्यताओं और परंपराओं में खुश रहते हैं, जैसे जाति। ये दोस्तों कई बार पूछेगा यूपी टेट में, 68 और 500 में भी पूछा गया। जाति कैसा समूह है? बंद समूह है। बंद समाज है या मृत समाज है? यानी बंद समाज या मृत समाज उस समाज को कहा जाता है दोस्तों जो ऐसा समाज प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, उससे किसी नवीन परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परिस्थिति के अनुसार अपने में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। वो प्राचीन काल से जिस परंपरा में उसके पूर्वज और वो जीते आए हैं, वो उसी परंपरा में खुश हैं। उसे कहा जाता है बंद समाज या मृत समाज। यानी जाति कैसा समूह है? बंद समाज। यानी व्यक्ति को एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी गई, यानी एक बार जो स्थान मिल गया, एक बार जो स्टेटस मिल गया, वो जीवन पर्यंत उसी में रहता है। वैसे चेंज ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लगाना है किस में? बंद में। दूसरा आता है दोस्तों मुक्त समाज। देखो, यह समाज परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन करता है और अपने समाज को आगे ले जाता है। यानी ये समाज कैसा होता है कि जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन करके अपने समाज को हमेशा आगे ले जाता है। इस वजह से इसको जीवित समाज या मुक्त समाज, यानी जीवित समाज या मुक्त समाज उसे कहा जाता है जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन कर ले और अपने समाज को आगे ले जाए। बंद समाज या मृत समाज। मृत समाज ये मत समझना कि मरा हुआ, यानी ऐसा समाज जो नवीन परिवर्तन से अवगत नहीं है, यानी नवीन परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो मृत ही माना जाएगा। यानी परिस्थिति के अनुसार वो जब अपने व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं कर रहा तो एक तरह से मृत ही, यानी एक बार जो बोल दिया बस उसी में लगनशील रहता है, वो कौन सा होता है? मृत। बंद समाज। और जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है वो कैसा होता है? मुक्त समाज। जैसे वर्ग, ये कैसा है? मुक्त समाज। वर्ग कैसा है? सपोज अभी आप गरीबी में जी रहे हो, आपकी जॉब लग जाएगी तो आप अमीरी में हो जाएंगे। आज आपसे लोग बात करने के लिए बिल्कुल नहीं, इनसे बात नहीं करते। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, तो क्या होगा? वर्ग होगा, इसमें होगा। आप इनको नोट कर लीजिए, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम समाजगढ़। समाजगढ़ से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप नोट कर लें इसको। अब आते हैं सामाजिकरण। देखो समाजगढ़ कैसे कहते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो पहले लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा।
समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य और मानक को सीखता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने व्यवहार को संचालित करता है। देखो समाजीकरण किसे कहते हैं, यानी समाजीकरण वो होता है जो एक व्यक्ति को किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, आदर्श मूल्य को सिखाता है और उसी के अनुरूप उसके व्यवहार को ढालने के लिए कोशिश करता है। सपोज अब मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको समझना। सपोज आप आगरा के हैं, आप आगरा में रहते हैं, अभी जो वैकेंसी 97,000 आने वाली हैं, आपकी उसमें जॉब लग जाती है और आपका जॉब लगने के बाद आपकी जॉब लग जाती है आजमगढ़ में। आप बचपन से कहाँ पर रह रहे थे? आगरा में रह रहे थे। जब आपकी जॉब लगी तो आप कहाँ पर पहुँच गए? आजमगढ़ में। जब आप आजमगढ़ में जाएंगे तो यहाँ का जो समाज आगरा का आपने सीखा है, आप आजमगढ़ में जाके उसी समाज को फॉलो करेंगे या आजमगढ़ की समाज को उसके अनुरूप फॉलो करेंगे, या समाज आजमगढ़ की समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालेंगे। यानी समाजीकरण ये कहता है जब आप आगरा में रह रहे तो आप आगरा का समाज करेंगे, लेकिन जैसे आप आजमगढ़ में जाएंगे तो यहाँ का समाज यहीं पर छोड़ जाएंगे और आजमगढ़ का समाज अपने व्यवहार में ढालेंगे और आजमगढ़ के समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करेंगे। वो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। यानी जब आप इसके समाज को छोड़ के जब आजमगढ़ में जाएंगे और आजमगढ़ के नियम, कायदे, कानून, रहन सहन, परंपरा, रीति रिवाज उनको सीखेंगे और उन्हीं के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालेंगे, ये जो क्रिया अपने उसे कहा जाता है समाजीकरण। यानी एक व्यक्ति जब किसी एक समाज से दूसरे समाज में जाता है तो एक समाज के नियम, कायदे, कानून को छोड़कर किसी दूसरे समाज के नियम, कायदे, कानून को सीखता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालता है, वो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी इतना ध्यान रखना है, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे, कानून को अपने व्यवहार में ढाल रहा है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित कर रहा है, वो प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है ये क्वेश्चन बनेगा और इनमें से 4 ऑप्शन बनेंगे। क्या समाजीकरण कहलाता है, सामाजिक स्थिति कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कंपलसरी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं सीटेट में, और सीटेट में इस वाले टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखना, इसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लिए, आगे चलते हैं।
अब उसके कारक यानी सामाजिकरण के कारक कौन कौन से होते हैं? अब सामाजिकरण कौन कौन करवाता है? देखो, सबसे पहला परिवार, दूसरा पड़ोसी, समाज, मित्र, विद्यालय, धार्मिक संस्था, सहपाठी, क्लब, क्लब हो गया। पुस्तकालय, ये मैंने इतने लिख दिए। यानी किसी बच्चे का सामाजिकरण करने के लिए ये कारक हैं। अब सबसे पहले परिवार होता है, तो परिवार में बच्चा रहता है, परिवार में ये सीखता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, किन से कैसे बात करनी चाहिए, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा है, ये मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊ, ये सब इसमें होते हैं। सबसे पहले वो किसके संरक्षण में आता है? माता के में आता है। उसके बाद जो परिवार से बाहर जाता पड़ोसी होते हैं, तो उसे ये पता चलता है कि ये मेरे साथ में रहने वाले हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे साथ में रहते, ये मेरे पड़ोसी नहीं है। फिर समाज में जाता है। समाज दो प्रकार का मैंने अभी बताया, मृत समाज और जीवित समाज। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारा प्राचीन परंपराओं से ग्रसित हैं, और ऐसे कैसे व्यक्ति हैं जो नवीन परिवर्तन को अवगत करते हैं? वो मित्र मंडली। मित्र मंडली भी कहते हैं कौन से दोस्त मेरे ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा करना सिखाते, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाते। विद्यालय, विद्यालय भी एक ऐसा होता है कि जहाँ पर विभिन्न वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, वो किस बच्चे से ढंग से बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। धार्मिक संस्थाएं भी बहुत सारी होती है, किस संस्था में आप जाते हैं, किस में कौन सा सिखाया जा रहा है, किस में क्या सिखाया जा रहा है, किस में क्या सिखाया जा रहा है। सहपाठी, देखो ये मित्र अलग होता है, सहपाठी अलग होता है। आप ये एक मन समझ लें, मित्र होता है जो हमारा फ्रेंड होता है, जो हमारे क्लोज होता है। सहपाठी उसे कहते हैं जो हमारे साथ पढ़ते रहते हैं। विद्यालय में जाएंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे, सब एक विद्यालय में 500 स्टूडेंट हैं, तो 500 उसके क्या हुए? सहपाठी हुए। लेकिन मित्र उसके दो हैं, तो दो अलग हुए। एक क्लब होता है, क्लब जानते होंगे आप, क्लब एक होता है, क्लब बिल्कुल जैसे शराब और वो पीते हैं, एक क्लब और कुछ होता है, तो ये एक डांस क्लब होता है। सब ये अपना अपना अलग होता है। एक पुस्तकालय होती है, पुस्तकालय में आप जाएंगे तो किस लेवल की हमें बात करनी है, किस लेवल से पढ़ना है, क्या ये सब हमें सिखाते हैं। तो सामाजिकरण के जब भी कारक पूछेगा, तो जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो उपयुक्त सभी वाला आएगा। 3 ऑप्शन दे के चौथा लिखेगा सभी है। यानी इस दुनिया में, इस समाज में, यानी इस संसार में कोई सा भी ऐसा तत्व नहीं है जो व्यक्ति का सामाजिकरण न करता हो। यानी प्रत्येक तत्व व्यक्ति का सामाजिकरण करता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब दोस्तों सामाजिकरण के सिद्धांत आते हैं। देखो पहला होता है मीड का सिद्धांत। ये किसने दिया है? मीड ने। एक होता है कूले का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? कूले ने दिया है। एक होता है फ्रायड का सिद्धांत। ये किसने दिया है? फ्रायड ने। ठीक है दोस्तों, ये इसके सिद्धांत हैं, यानी मीड का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत। ठीक है, अब इस वाले सिद्धांत को हम बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट डाल के, कूले के सिद्धांत को
दर्पण का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी किस सिद्धांत को दर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है? कूले के सिद्धांत को कहा जाता है। दूसरा, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में इड, ईगो, सुपर ईगो पर बल दिया है। ठीक है, ये आप इनको नोट कर लीजिए। ये सिद्धांत है सामाजिकरण के, मीड का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत, ये तो इनके नाम से आएंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कूले के सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो दर्पण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कूले का सिद्धांत कौन सा है हमारा? दर्पण का सिद्धांत है। फ्रायड को मैं पढ़ा चुका हूँ, फ्रायड ने किस पे बल दिया? इड, ईगो, सुपर ईगो। आप फ्रायड वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लेना द संजय में, उसमें आप देख लेना सब्सक्रिप्शन में जाके। ये फ्रायड वाला रक्षात्मक युक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है, इससे 2 पार्ट पढ़ा है मैंने। कंपलसरी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जब आप फ्रायड को पढ़ेंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं सामाजिकरण की अवस्थाएं। यानी किस अवस्था में बालक में कौन कौन सामाजिकरण करता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा। तो यहां पर कौन होंगे? ये होंगे इसके। उसके बाद दूसरा आता है किशोर। ये इसके किशोर में आते हैं। फिर तीसरा मैं इधर लिख दे रहा हूं प्रौढ़। इसमें कौन कौन से होते हैं? पहले लिख रहा हूं मैं माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, मित्र मंडली, पत्नी, विद्यालय, धार्मिक संस्था, क्लब। आप यहां पर एक और लिख लेना क्लब। यानी यहां पर ये अगर वो बच्चा होगा तो वो सामाजिक किसके द्वारा होगा? वो माता पिता भाई बहन के संपर्क में रहेगा। छोटा बच्चा होगा तो उसका सामाजिकरण कैसे होगा?
यानी माता पिता भाई बहन के अंडर में रहेगा, उसी हिसाब से उसका सामाजिकरण होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, तो फिर उसके संपर्क में ये व्यक्ति आते हैं, फिर इन व्यक्ति के द्वारा उसका सामाजिकरण होता है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, समाज, सहपाठी, धार्मिक संस्था, क्लब, विद्यालय, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मैं विद्यालय। यानी इनके आधार पर उसका सामाजिकरण होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब उसके बाद वो प्रौढ़ बनता है, यानी प्रौढ़ बनता है जैसे कि यानी किशोर से ऊपर जाता है, तो फिर उसके हिसाब से माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, समाज, पड़ोसी, मित्र मंडली, पत्नी, उसकी शादी यहाँ पर हो जाती है, विद्यालय, धार्मिक संस्था, क्लब। यानी आपको इतना ध्यान रखना कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसी के जिसके संपर्क में वो आता जाता रहता है, उसी के हिसाब से उसका सामाजिकरण होता रहता है। ये है सामाजिकरण की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं लिखाता हूं सामाजिकरण के साधन, जहां से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं पूरे सीटेट में, तो हर बार आता है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक साधन है, मुख्य साधन है, कौन सा गौड़ साधन, द्वितीय साधन है। कंपलसरी सीटेट में आता है और सुपर टेट में और यूपी टेट में बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों सामाजिकरण के साधन। देखो सामाजिकरण के साधन को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। यहां से कंपलसरी में तो सीटेट में क्वेश्चन है ही और सुपर टेट में 90% बनने के हर बार चांस रहते हैं। अगर उसने पूछा सामाजिकरण के साधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला मुख्य या प्राथमिक साधन, दूसरा होता है गौड़ या द्वितीय साधन। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। मुख्य कौन कौन से होते हैं देखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए अब मुख्य साधन। मुख्य साधन कौन कौन से आते हैं, परिवार, पड़ोसी। ठीक है, दूसरा आता है गौड़ में कौन कौन से आते हैं, गौड़ में आते हैं समाज, विद्यालय, मित्र, मीडिया। ये किस में आती है, गौड़ में आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ऐसे और बता दे रहा हूँ मुख्य को। अब मुख्य को वो ऐसे भी दे सकता है, माता पिता और परिवार। ठीक है, अब उसके बाद वो गौड़ को ऐसे भी दे सकता है, पड़ोसी, समाज, विद्यालय, मीडिया। अब समझना, मैंने 2 तरीके से लिखा है। ठीक है, समझना। अगर उसने पहले इनको भूल जाना, ये अभी इनको मत ध्यान रखना। अगर उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा परिवार का सामाजिकरण का मुख्य साधन है, तो 3 यहां से लेगा, समाज, विद्यालय और मीडिया। एक परिवार है पड़ोसी में से एक लेगा। यानी अगर उसने परिवार को माता पिता और भाई बहन में नहीं बांटा है तो पड़ोसी लगाना मुख्य में।
अगर उसने परिवार को माता पिता में नहीं बांटा है, समझना, उसने दिया, एक परिवार दिया है, एक पड़ोसी दिया है और एक माता पिता दिया है और बाकी अलग अलग दिया है। अगर उसने पूछा कि निम्न में से सामाजिकरण का कौन सा मुख्य साधन है, तो एक ऑप्शन में दिया समाज, एक दिया विद्यालय, एक दिया मीडिया और तीसरा चौथा दिया परिवार। ठीक है। अगर उसने पूछा निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक साधन नहीं है, तो इसमें एक में दिया माता, एक में दिया पिता और एक में दिया परिवार और एक में दिया ऑप्शन। अगर उसने परिवार को ऐसे बांट दिया माता पिता और परिवार, तो पड़ोसी लगाना दूसरे में। अगर ऑप्शन में माता पिता आ रहे हैं तो पड़ोसी लगाना दूसरे में। अगर माता पिता नहीं आ रहे तो पड़ोसी लगाना प्रथम में। अगर वो परिवार को नहीं बांट रहा है माता पिता या भाई बहन में, तो पड़ोसी को लगाना है प्रथम में। अगर उसने परिवार को बांट दिया माता पिता और परिवार, तो फिर पड़ोसी लगाना द्वितीय में। आप कन्फ्यूजन ये मत हो जाना कि यहाँ पर तो आपने पड़ोसी मुख्य में लिखा है लेकिन यहाँ पर गौड़ में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने परिवार को माता पिता में नहीं बांटा है। अगर वो ऑप्शन में परिवार को बांट कर दे रहा है तो पड़ोसी लगाना है द्वितीय में। अगर उसने ऑप्शन में माता पिता परिवार को नहीं बांटा है तो पड़ोसी लगाना है मुख्य में। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर उसने पूछा गौड़ में कौन, मीडिया है, मित्र है, विद्यालय, समाज है। ठीक है, ये था दोस्तों सामाजिकरण का ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं स्तरीकरण, गतिशीलता, परिवर्तन और संस्कृति पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ से कंपलसरी आपको 1-2 से क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। सी टेट में हर बार आते हैं और सुपर टेट में हर बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।